पता होगा। तो मैं क्या चले जाऊँगा? हाँ यहाँ कर ले। क्या देखने को मिला आपको? देखिए, मैं आजम खान साहब के घर पे आया हूँ। मेरा नाम अमिताभ ठाकुर है। मैं आज़ाद अधिकार सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक समय था जब मैं रामपुर आजम खान साहब के कुछ मामला चल रहे थे, वो मंत्री थे, मैं विरोध करने आया था। वाल्मीकि इसका मामला हो बस्ती का, मेरी पत्नी भी आई थी नूतन ठाकुर। पिछले 7-8 वर्षों में उसके बाद जो चीज़ें हुई और बाहर से जो कुछ हमने देखा, पुलिस विभाग का जो मेरा अपना लंबा अनुभव रहा, उससे मैं दावे से कह सकता हूं और मुझे विश्वास है कि देर सवेर यह बातें कोर्ट्स के माध्यम से भी सामने आएंगी कि यह बिल्कुल समझ लीजिए कि टारगेटेड एक्शंस जिसको हुए, कि हमारे यहाँ पुलिस में एक कहावत होती थी कि किसी व्यक्ति के हमें जो है कौवा टांगना है, हमारे यहाँ विभाग में बोलते थे कौवा टांगना है। तो कौवा टांगने वाली बात हो गई कि हमको एन केन प्रकारेण एक व्यक्ति के खिलाफ एक्शन करना ही है और करना ही है। जाहिर सी बात है, कल मैंने योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान पढ़ा, आज ही आया था, कि जो निष्पक्ष प्रशासन होता है वही रामराज है। निष्पक्ष और बिना पूर्वाग्रह के उन्होंने कहा। मेरा सवाल है कि क्या आजम खान के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वह पूर्वाग्रह पूर्ण नहीं है? क्या वह निष्पक्ष है? क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है? क्या एक ही व्यक्ति पर, जिस पर कुछ वर्ष पहले 4, 6, 5 मुकदमे हों, उस पर 90-100 मुकदमे हो सकते हैं? यह सवालात ऐसे हैं। आजम खान साहब ने अक्सर इतिहास बनाया, इस रूप में भी वो एक इतिहास बना रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में किसी व्यक्ति को राजनीतिक मुकदमों में डालकर लगातार उनके विरुद्ध कार्रवाई करते करते इन्होंने गुनाह किए, उनकी सज़ा हो। लेकिन जो टारगेटेड पूर्वाग्रहग्रस्त कार्रवाइयाँ हुई, वह जो राम राज की परिकल्पना कही जा रही है, उसके पूरी तरह खिलाफ है। अच्छा, आज वहाँ गए थे आप मिलक गाँव में, सिलई बड़ा गाँव गए थे आप वहाँ पे? सिलई बड़ा गाँव के बारे में हम लोग 3-4 बातें कहना चाहेंगे। पहली बात तो यह है कि हमारी पार्टी आज़ाद अधिकार सेना की यह मांग है कि वहाँ कम से कम 1.5 करोड़ रुपए उन्हें मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरी बात, हमने यह पाया कि वहाँ 2 FIR दर्ज हुए हैं। एक तो मृतक पक्ष की ओर से हुआ है और दूसरा वहाँ के एक तहसीलदार या नायब तहसीलदार ने कराया है। हमारा सवाल यह है कि ये नायब तहसीलदार का जो FIR है 92/2024, हमारी निगाह में वो पूरी तरह अनुचित है और वहाँ के स्थानीय लोगों को दबाव बनाने के लिए, उनको अर्दब में लेने के लिए है, ताकि उसमें जो घायल है, जो मृतक है, उनके पक्ष के लोग भी कहीं ना कहीं मुलजिम बना दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि अब वह किसी भी स्थिति में अपने मुकदमे को नहीं आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बढ़ाने की कोशिश करेंगे दूसरे मुकदमे में उनका नाम खोल दिया जाएगा। तीसरी बात, मौके पर जब मैं गया तो वहाँ के एक बड़े पुलिस अफसर ने मुझे सीधे शब्दों में बताया कि इसमें जो SDM थे उनकी सीधी गलती थी। एक पुलिस अफसर ने कहा कि वहाँ पर फायरिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी, अनावश्यक फायरिंग की गई, अनावश्यक फायरिंग में एक जान गई। जाहिर सी बात है कि हम ऐसे मामले में जहां पुलिस खुद मुलजिम है, पुलिस खुद उसकी इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी बनना चाह रही है, उसका हम विरोध करते हैं और हम सिलई गांव मामले की विवेचना CBI से कराए जाने की मांग करते हैं और इस दिशा में हम प्रयास भी करेंगे कि इसकी विवेचना CBI से हो। अरे, जो बच्चा मरा है उसके लिए आपकी नज़र में कौन दोषी है? सीधे हमारी निगाह में उसके लिए सीधे मौके पर मौजूद SDM, तहसीलदार और जो वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर थे वह दोषी हैं, क्योंकि जो हमें मौके पर लोगों ने बताया और खुद पुलिस के कुछ अफसरों ने कान में बताया, उसका यह अर्थ था कि सीधे वहाँ के SDM ने ऐसे हालात उत्पन्न हुए बिना ही फायरिंग की। और एक कष्ट का विषय यह है कि पहले जहाँ मैंने सुना है कि कमिश्नर या किसी ने शायद ये कहा कि SDM को सस्पेंड कर दिया गया और फला को सस्पेंड कर दिया गया, एक प्रेस नोट भी मैंने देखा, और बाद में मालूम चला कि सस्पेंड नहीं किया गया, उनको मात्र ट्रांसफ़र किया गया। यदि इस प्रकार का प्रेस नोट फर्जी सर्कुलेट किया गया है तो यह भी बड़ा ही गंभीर मामला है कि प्रशासन इस प्रकार से अगर आँख में धूल झोंकने का काम करेगी। मैं उस प्रेस नोट के बारे में भी हमारी पार्टी रिसर्च करेगी, अनुसंधान करेगी, और फर्जी अगर प्रेस नोट जारी हुआ है सस्पेंशन का तो हम इस मुद्दे को भी आगे ले जाएंगे।